Well, we've kept a blockbuster as the final session, and most of his films are blockbusters, so couldn't think of anyone better. Nawaz bhai, thank you so much for being here. Hindi में बात कर सकते हैं, English में बात कर सकते हैं, जैसे आप चाहो. You were here with us yesterday as well, and you were telling us about some of your films. We are in FFF, which is, we're set in the future, we're looking ahead. But I want to look in the past with you, the bit of a rear view mirror. शुरुआत से करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बताइए. मेरी जर्नी तो मोस्टली सबको पता ही है. आई थिंक शायद कुछ लोगों ने तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. बस ये मैं आपको, जैसे सब लोग बहुत सारे एक्टर्स हैं जो गांव से आए, मैं भी एक छोटे से गांव से आया था. बहुत टाइम के बाद मुझे एक्टिंग का शौक़ लगा, ग्रेजुएशन करने के बाद. और फिर आवारा घूम रहा था, घूमते घूमते मुझे किसी ने थिएटर दिखा दिया. तो मुझे वो चीज़ बड़ी फैसिनेट की कि एक्टर एंड ऑडियंस के बीच में जो केमिस्ट्री होती है. हालांकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, बट वहाँ पे मुझे वो केमिस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. तो मैंने, ये एक चीज़ है जिससे मैं कभी बोर नहीं हो सकता हूँ और होल लाइफ कर सकता हूँ. मतलब थिएटर में पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ. और तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया. गुजरात से मेरा स्टार्ट हुआ, गुजराती प्ले करने से स्टार्ट हुआ. और देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिंदी थिएटर कीजिए. तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया. और उसके बाद प्लेज करना चाह रहा था मैं, लेकिन चूंकि हिंदी थिएटर में इतना ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है और बहुत ही प्लेज पे अगर सर्वाइव करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और फिर कैसे तैसे करके मुंबई आए. उसके बाद तो ऑफकोर्स 10-12 साल का स्ट्रगल. देन 2012 से चीज़ें मिलनी शुरू हुई, फिल्में आई मेरी 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी एंड तलाश. बस उसके बाद तो बस चल पड़ी मेरी. Well, you've been in the industry for a long time now, and you know we've been speaking about technology all through the day here today, and I want to understand about filmmaking and the role of technology. Firstly, what is the change that you have seen in the art of filmmaking since your career started to now? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तो चूँकि पहले रील होती थी और रील का खर्चा बहुत होता था, आप इतने रिटेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बाय द टाइम ये डिजिटलाइज्ड हुआ, जो कैमरा पूरा डिजिटल हो गया, तो उसमें आप कितने भी रिटेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चिप होती है, वो लगाया और आप करते जा रहे हैं टाइप में. लेकिन वो वक्त था कि उससे पहले क्या रिहर्सल बहुत करनी पड़ती थी जब रील होती थी. क्योंकि अगर आप रिटेक हो गया तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वो टाइम भी मैंने देखा, उस दौरान भी मैंने फिल्में की थी. तो डायरेक्टर बहुत पर्टिकुलर होते थे कि इसकी कई बार रिहर्सल कर लो, ताकि अगर जब शूट हो तो कोई रिटेक ना हो या उस तरह की चीज़ें ना हो. तो अब चूँकि ऑफकोर्स सारा डिजिटलाइज्ड हो गया चीज़ें, तो अभी बहुत आसान भी हो गया. लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं या आती है, एट द सेम टाइम एक कहीं ना कहीं एक आर्ट या इमोशंस कहीं ना कहीं रह जाते हैं. हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने चाहिए टेक्नोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. और अब तो ये हो गया कि भाई हर कोई अपने अपना कैमरा है, फिल्में बना रहा है, छोटी छोटी भले रील बना रहे हैं, सब खुश हैं सब. Let me ask you, actually before that, have you ever used ChatGPT? ChatGPT कभी यूज़ किया? नहीं, मैंने कभी नहीं. बट आपने एक बात की अभी, मैं मोबाइल ही इतना कम यूज़ करता हूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ पड़ा रहता है मेरा मोबाइल. बट आपने एक बात की इमोशंस की. क्या आपको लगता है आजकल के फिल्म मेकिंग स्टाइल जो है, ये द स्टोरी इज बीइंग लॉस्ट टू दीज बिग बजट CGI फिल्म्स वेयर the acting and the story takes a backseat and the wow factor and the budget, you know, determines the film? हाँ, जैसे आपने कहा CGI के, अब इसी क्या होता है ना, हर एटमॉस्फेयर या हर लोकेशन एड ऑन करती है कैरेक्टराइजेशन करने में, कैरेक्टर को हेल्प करती है. ऑफ कोर्स वो भी कर रहे हैं लोग, लाइक पूरा VFX करके या पूरा इस स्क्रीन पे सारा कुछ बना देंगे और आप लाइक कहीं जंगल भी दिखाना है, वो दिखाना, सारा कुछ ही. बट आई थिंक मुझे लगता है कि मे भी शायद अगर हम एक्चुअल लोकेशन में जाके करें तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है. वो एक अलग ही परफॉर्मेंस आती है निकल के. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं पहाड़ों में शूट कर रहा था, अभी जस्ट रिलीज़ हुई है मेरी फिल्म का प्रमोशन भी कर देता हूँ, अभी हुई है मेरी ZEE5 पर रिलीज. तो हम लोग एक्चुअल पहाड़ पे शूट कर रहे थे, माउंटेन्स में. तो लोकेशन ना बहुत कुछ एड ऑन कर रही थी आपकी परफॉर्मेंस में. साइलेंस और
वो हवाएं, वो स्मेल, ये ऐड करती हैं परफॉर्मेंस में। आप ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडियो में भी कर रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी फिल्में भी बनते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उतनी डेप्थ। हाँ, विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है आपको, बट कैरेक्टर के माइंड में या कैरेक्टर की डेप्थ में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर एक्चुअल लोकेशन में है या उसकी जगह पे आप स्टूडियो में कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली मेरे हिसाब से तो। But do you think those kind of films, the character-driven ones, are losing out because audiences seem to love these big-budget films, and we've had some really successful ones that have won India praise abroad. What do you, firstly, do you like those kind of films? नहीं, पैसे के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो भी अच्छी बात है, यू नो। अभी सब पूरा अभी चल रहा था पूरा यहाँ पे मनी मनी मनी, डॉलर डॉलर डॉलर, पाउंड्स पाउंड्स पाउंड्स, ये सब चलता। मैं तो जब न्यूयॉर्क और कभी जाता हूँ तो हर जगह डॉलर मैन, डॉलर 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 डॉलर, हर जगह डॉलर की आवाज़ आती है मुझे। मैंने यार ये बड़ा सही है मामला यहाँ पे। ऑफ कोर्स पैसे के लिए थोड़ी बहुत फिल्में की जाती हैं, लेकिन जिसमें सेटिस्फेक्शन होता है, उस तरह की फिल्म जो है वो बहुत ही स्मॉल बजट फिल्में होती हैं। बजट में स्मॉल होती हैं, लेकिन जो थॉट होता है वो बहुत डीप होता है उसका। उस तरह की फिल्म करने में मुझे बड़ा मजा आता है। Like a lunchbox. लाइक लंच बॉक्स है, या बहुत सारी मिस लवली की थी जो कान मान गई, बहुत सारी फिल्में हैं जो छोटे बजट की मेरी मूवी थी, लेकिन बहुत डीप थॉट था उसका। So you would prefer doing those kind of films to say, I don't know, suppose someone says you can be a Marvel hero, superhero. सी, मेरे लिए क्या है ना कि एक्सपेरिमेंट है वो सारी चीज़ें। एक एक्टर को ना हर परफॉर्मेंस के लिए, हर जॉनर के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग थिएटर में भी करते थे, एक लाइक शेक्सपियर का एक प्ले हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो एक संस्कृत प्ले भी हो रहा है, पारसी थिएटर जो लार्जर देन लाइफ है वो भी हो रहा है, रियलिस्टिक प्ले भी हो रहा है, फोक थिएटर भी कर रहे हैं हम लोग। तो जॉनर्स हैं। आई थिंक एक्टर को हर जॉनर के लिए ना प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मेरे लिए एक जॉनर है ये। अगर बिग बजट मूवी होती है तो वो भी मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंटली है टाइप का। आपने कल एक चीज़ कही थी इसी मंच पे, आप रमन राघव की बात कर रहे थे, और उसके बाद आपने बोला कि रमन राघव के बाद बहुत सारे लोगों ने आपको बोला आप ऐसे फिल्म कैसे बना सकते हो। There is a lot of controversy recently about the kind of films. Do you think films should necessarily carry a social message? Because the latest कोई ज़रूर नहीं, सारा सोशल मैसेज जो है सिर्फ फिल्मों पे भी नहीं डालना चाहिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जो बात है, it's glorifying violence, it's glorifying a killer, आप इसमें बात सी, रियलिटी में अगर देखें उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कांड होते हैं। अगर आप देखें रमन राघव रियलिस्टिक, बहुत ही रियल में हुआ है वो। उसने 40 मर्डर्स किए थे, हमने तो उसमें 5 और 6 ही दिखाए, अभी तो बाकी है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। हाँ, तो हमारी सोसाइटी में ही हुआ है वो भी। जी बिल्कुल। आई थिंक हमारी सोसाइटी में जितना वायलेंस है वो फिल्मों में तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, फिर भी शर्म रखते हैं फिल्मों में। And the portrayal of women. Portrayal of women. Yeah, हाँ. that is another thing, right? That women are not always portrayed well in films, or they are used as, or they're objectified. What do you think? ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स वो गलत है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं तो, लेकिन एट द सेम टाइम लाइक अभी जैसे अब फीमेल ओरिएंटेड फिल्में भी बन रहे हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। कभी कभार कोई एक फिल्म आ गई, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड फिल्में भी बन रही है, और उन्होंने एक्शन भी लिया है कि यार हम भी करेंगे। और अभी देखो इतना अच्छा काम हो रहा, कान फिल्म फेस्टिवल में अभी हमारी आई थिंक 2-3 फिल्में गई थी, उसकी फीमेल ही डायरेक्टर हैं, चाहे वो पायल कपाड़िया हो, चाहे वो एक शेमलेस थी, उनकी एक्ट्रेस हो, तो they are doing well actually. Yeah, and do you think that these OTT platforms have played a role in that? Because now, earlier it used to be a film will release on Friday, people may or may not watch it, but people have more options and people have more platforms to watch those. So audience habits, consumption habits are also changing. OTT क्या, थोड़ा सा एक बार और मुझे थोड़ा सा वो कर दीजिए, OTT का क्या बोला था आपने? That because there are so many platforms, that people have, there is more variety, there is more scope. It's not just Friday को फिल्म रिलीज हो रही है, उसके बाद चलेगी नहीं चलेगी, आप OTT में भी दिखा सकते हो, OTT में और ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास अभी, और इसलिए बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं। बहुत सारे एक्टर थे जिनको कभी फिल्मों में काम ही नहीं मिल सकता था, और वेल ट्रेंड एक्टर होते थे वो, लेकिन कभी फिल्मों में उनका यूज़ ही नहीं किया जाता। थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म की, उनकी वजह से वो सारे जो एक तरह से चले गए थे बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो सारे एक्टर वापस से जिंदा हुए और OTT में काम कर रहे हैं। उस लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है। पहले फिल्मों में एटलीस्ट दिस बिग
your superstars were reluctant to act in OTTs. They said it would lower their standard or lower their stature. But now there's no problem at all. Everyone's more than happy to do it. ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा हर चीज़ ग्लोबल हो गई है, मोबाइल पे पूरा वर्ल्ड का सिनेमा देख सकते हैं आप, है ना? तो लोगों को पता तो चल रहा है कि अच्छा सिनेमा क्या होता है, अच्छी एक्टिंग क्या होती है। तो भले ही बोले ना, वो कुछ लोग बोलते भी हैं। अभी लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों को भी थैंक गॉड लोग उतनी इज्जत देते, पहले थोड़े ना दे रहे होते, क्योंकि स्टार ड्रिवन सब कुछ होता था। तो एटलीस्ट आज की डेट में चूंकि लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को मालूम है कि वर्ल्ड सिनेमा क्या है, अच्छी एक्टिंग क्या है, वो किसी की ऑ में नहीं होते। ये एक अच्छी बात है। हम लोग तो ऑ में थे, स्टार सुपरस्टार्स के, बट थैंक्स टू यंग जनरेशन, टीनेजर्स, वो किसी की ऑ में है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट थॉट है उनका। और वो चूंकि वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, एट द सेम टाइम उनको मालूम है कि अच्छी सिनेमा क्या होता है, अच्छी फिल्में क्या होती हैं, उनको हमसे ज़्यादा मालूम है एक्चुअली। उस लिहाज से मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव है ये सारी चीज़ें। आप वर्ल्ड सिनेमा की बात करें, वी हैव क्वाइट अ फ्यू पीपल विथ डीप पॉकेट्स हियर। अगर आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आपका होता, जितना भी पैसा आप चाहो, जो भी एनी एक्टर, एनी फिल्म, इफ यू हैड अ ड्रीम प्रोजेक्ट, व्हाट वुड दैट बी? ड्रीम प्रोजेक्ट किस सेंस में? अगर आप फिल्म बनाना चाहो तो, स्टारिंग यू, डायरेक्टिंग यू, रिटन बाय यू, व्हाटएवर यू। अगर मेरी बात करेंगे तो मैं तो बहुत ही डीप जाऊंगा, नॉट कि बिग बजट मूवीज काइंड ऑफ थिंग। मुझे इस पे ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, अब जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए। जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, दैट्स गुड। नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरे को आपने 200 करोड़ 300 करोड़ दे दिया, नवाज इसमें फिल्म बना, और एक घटिया सा सब्जेक्ट दे दिया, मैं तो नहीं बनाऊंगा भाई फिल्म। क्योंकि मैंने हशर भी देखा है लोगों का। हमारे डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तो उनको बहुत सारा बजट दे दिया। अब छोटी छोटी फिल्में बनाने वाला इंसान, छोटे बजट की फिल्में बनाने वाले, उनको बहुत बड़ा बजट दे दिया एक बार। मेरे ख्याल से फिल्म भी मालूम होगी आप में से कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, नाम तो नहीं लूँगा। बट जब उनके पास बहुत पैसा आया तो वो समझ ही नहीं पाए कहाँ लगाऊं उस पैसे को। Okay, I don't know if we have time for audience questions. We will try and get some in. I'm sure there are plenty of people who are there. Can we? Sorry, I'm not. Okay, I'm not sure. I know your hands are up. I think I may be in trouble because I'm not sure we have time for that. But yeah, okay, there is a mic going around. If we can. हम आईटी वालों को लोग पूछते हैं कि रिटायर्ड कब हो गए, तो आपका ऐसा ये है कि एक्टिंग से मैं कभी रिटायर हो पाऊंगा या फिर होना चाहता हूं, या इट इज़ योर लव दैट यू विल स्टे? अच्छी बात ये होती है एक्टर की, वो कभी रिटायर, आप बुढ़ापे में भी जो रोल, एंथनी हॉपकिंस को देख लीजिए ना, 7 to 82 ईयर्स में भी वो ऑस्कर मिल रहा है उनको, काम कर रहे हैं वो एक्टर स्पेशल। हाँ, जो अगर मैं इसके दम पे होता कि बॉडी बिल्डिंग करके मैं अगर स्टार हूँ, तो ये जब मेरे ये ख़त्म हो जाते, मुझे काम भी मिलना बंद हो जाता। तो थैंक्स टू आई एम एन एक्टर, और आई थिंक जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं एक्टिंग करूँगा। उठना अगर उठ नहीं पाया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज प्लान तो यही है कि मरते दम तक एक्टिंग ही करेंगे लाइफ में। Sorry, we'll give the mic around this one person and then we'll come to you. सर जी, आपकी सेक्रेट गेम से एक डायलॉग है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि अपुनिच भगवान है। कभी आपको ऐसा लगता है क्या, मतलब जब वी हैव सक्सेस एंड एवरीथिंग इज गोइंग नाइस एंड हैप्पी? मुझे कभी कभी लगता है, बट जब मैं होश में होता तब नहीं लगता। तब थोड़ा सा कभी ऐसा हो जाता है, तो बीच बीच में लगता है, लेकिन फिर थोड़ा सा इधर उधर से गालियाँ सुन लेता हूँ, फिर नहीं ऐसा नहीं है, चुप हो जाता हूँ मैं। नहीं, ये बहुत ही थॉट ही बड़ा अजीब है, कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, ये थॉट ही बड़ा अजीब है जो मैं तो मैच नहीं करता उससे। खैर, यस, गो अहेड। आप भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं, सबसे बेहतरीन कलाकार हैं, आपकी कला के हम कायल हैं। शी आस्क्ड यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट ड्रीम प्रोजेक्ट। आप जब अपने सारे पुरानी फिल्मों को सोचते हैं तो कौन सी इस वक्त जहन में कौन सी पिक्चर आती है, कौन सा किरदार ख्याल में आता है जो आपका सबसे फेवरेट है, जिसमें आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था? आई थिंक जिसमें मैंने सब कुछ निछावर कर दिया वो ज़्यादा देखा नहीं गया।
फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा फोटोग्राफ एक रितेश बत्रा है जिसने लंच बॉक्स बनाई थी, वो एक किरदार था। और हड्डी रिसेंटली मैंने किया, ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया मैंने। और ठाकरे जिसमें से मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। ठाकरे, थैंक गॉड ठाकरे तो देखी गई फिल्म और हिट भी थी वो। बाकी 2 कैरेक्टर जो है ना मेरे ज़्यादा किसी ने देखे नहीं, हाँ, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर वही है। लेट मी ऐड टू दैट, ऐसी फिल्म है जो आपने सोचा क्यों किया मैंने ये? हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं। बहुत है। वो नाम नहीं लेना मैं चाहोगे? नाम नहीं ले सकता, मेरे डायरेक्टर मुझे इंडिया जाते ही हो जाएंगे शुरू में रुक। आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू ट्रबल हियर, सॉरी। यस, अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, आपने एक 30 सेकंड का रोल किया था सरफरोश में, आपको याद ज़रूर होगा, और वहाँ से सीक्रेट गेम्स तक की जर्नी बहुत लंबी है। आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ था? कहाँ से आपका सरफरोश टर्निंग पॉइंट था, या उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स आए हैं जिसने आपके करियर को ऐसा ऊंचा लेके गया है? आई थिंक उस दौरान 2003 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी बाईपास, जिसमें इरफान, मैं, हम दोनों थे। और वो बहुत देखी गई, स्पेशली लंदन में, यूरोप में काफ़ी देखी गई वो फिल्म, हर फेस्टिवल में गई। और आसिफ कपाड़िया ने प्रोड्यूस की थी, जिसको 2 बार एक एमी वाइन हाउस के ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की थी उन्होंने, और एक और की थी सेना। तो वो एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म, जिससे आई थिंक लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। और फाइनली फिर थैंक गॉड 2012 में जो मेरी 3 फिल्में आई, जिसमें 2 कान फिल्म फेस्टिवल में थी और एक थी तलाश। तो 2012 से फिर मेरा ठीक ठाक होना शुरू हो गया था। we're running out of time, Nawaz. I think I have one, I'm so sorry, one final question for you. आपने एक 2 फिल्मों के नाम लिए जो आपने इतने मेहनत किया लेकिन फिल्म चली नहीं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, या तो जनरल इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, आप कभी ऐसी फिल्में भी है जो काफ़ी बेकार है लेकिन चलती है, बुरा तो लग रहा होगा आपको? हाँ, बिल्कुल सही कर रही हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी हिट भी हुई हैं वो। मैंने तो ऐसी फिल्में की, मतलब कि अगर मतलब पैसा बहुत कमाया उन फिल्मों ने, ऐसी भी हैं जो कमाने नहीं चाहिए थे शायद। नहीं, कमाने तो चाहिए चाहे कैसे भी। Okay, one final question for you. What is your advice to filmmakers or aspiring filmmakers on the kind of films that they should make to stay relevant, of course, sure, but to stand out? आई थिंक मुझे लगता है ओरिजिनल आपका खुद का आइडिया हो, और जब पहली फिल्म बनाए तो आपके खुद के आसपास की कहानी हो, जिसकी आप जानकारी हो, जिस वर्ल्ड को आप बहुत अच्छे से जानते हो। और भले ही आपके घर की हो, आपके दोस्त की कोई कहानी जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जिस चीज़ से आपको, उसके ऊपर कहानी बनाए, क्योंकि उसमें आपका पूरा कन्विक्शन होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि मैं एक इस तरह की फिल्म लिखूं कि जिसमें स्टार ये वो सब हो, बट ओरिजिनल थॉट हो और आपके आसपास का हो। वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अगर कोई मुझसे पूछे। Okay, thank you so much, Nawaz. This was fantastic. What a way to end Founders and Funders and IGF London. Can we?